नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज हो चुकी है और जो अभी हमारे 2 मई से स्टार्ट होने वाले हैं वो तो एग्ज़ाम की हम प्रैक्टिस सीरीज जो चला रहे हैं वो तो चल ही रही है और जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के जीके के 25 क्वेश्चन। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, यानी जो औसत आय होती है इसको और क्या कहा जाता है, यानी कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी पर कैपिटा इनकम पूछ ली जाती है, कहीं नेशनल इनकम, कहीं जीडीपी, कहीं जीएनपी, इस तरीके से लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम होती है ये क्या होती है, ये आपकी होती है पर कैपिटा इनकम। क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी पूरी नेशनल इनकम है, यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है, अगर उस राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे, उस राष्ट्र की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो जो इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक प्रकार की औसत आय होती है, एवरेज इनकम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जीडीपी और जीएनपी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे देश की जो टोटल इनकम है उसको जीडीपी कहा जाता है। और अगर उसी जीडीपी में हम विदेश से जो प्राप्त इनकम सोर्स होते हैं उस आय को भी ऐड कर लें तो जो टोटल आय बनती है उसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी, ठीक है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, यानी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें से कौन धन को संदर्भित करता है, कि केवल जो करेंसी है केवल वो है, या फिर जो डिमांड डिपॉजिट है, या फिर बोथ। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास विदेशी मुद्रा के बहुत सारे भंडार अवेलेबल हैं और उसमें क्या होता है, बॉन्ड्स भी हमारे पास होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और साथ साथ में विदेशी करेंसी भी होती है। तो ये सभी के सभी जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड्स हो गए और जो करेंसी होगी दोनों हमारे लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, कौन? मॉडर्न इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। वित्तीय बिल जो यानी कि आपका के मामले में टोकन कटौती में काटे की राशि कितनी है। और डेफिनेटली यहाँ तक मुझे पता है ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय अ टोकन कट इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें जो टोकन काटा जाता है वो 100 रुपये का काटा जाता है, ये आपको याद रखना है। आप इसको एज इट इज लर्न भी कर सकते हैं। कितने रुपये का टोकन कटता है फाइनेंशियल बिल में? 100 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक डैश किस प्रकार की सरकार एक बेहतर सरकार होती है, ठीक है, क्योंकि यह सरकार की अधिक जवाबदेही रूप होता है। यानी कि एक किस प्रकार की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सरकार क्या करती है, जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व होती है, तो वो होती है केवल और केवल डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो अगर हम अपने वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पे 4 जो आपके वेद 4 वर्ण थे, ये काफ़ी प्रचलित थे, ठीक है। पहला आपका जो माना जाता है ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा आपका था क्षत्रिय, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। तीसरा आपका था वर्ण वैश्य और चौथा आपका वर्ण था शूद्र। तो इन 4 वर्णों में हमारी वर्ण व्यवस्था विभाजित थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। नई दिल्ली में सरकारी परिसर में 2 मील का एक एवेन्यू शामिल था जिसे अब वर्तमान में राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी स्वतंत्रता के पहले जो वर्तमान में आपका राजपथ है, ठीक है, इसका नाम था किंग्स वे, ठीक है। और जहाँ पर हर 26 जनवरी में यहीं पर आसपास में जो आपका क्या बोलते हैं, हर साल वार्षिक जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो उसी राजपथ पर होती है, ठीक है। और उसका पहले नाम था किंग्स वे, स्वतंत्रता के पहले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड, यानी कि एक निश्चित पक्ष में, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी क्या है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। ये क्या कर रही है, एक निश्चित कक्षा में करती है, सर के चारों ओर घूम रही है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा। और अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमे उसको कहा जाता है रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में जो गर्मी पड़ती है वो किस महीने में पड़ती है। तो आपको मैं बता दूँ कि ये हमारा पूरा पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये आपके 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। अगर ऊपर चलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर तो 23.5 डिग्री पर ये आपकी कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर 23.5 डिग्री हम लोग साउथ में जाएंगे तो ये आपकी मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है।
तो और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाला है साउथ पोल है, और इसको पूरे को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भूमध्य रेखा की जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जो आपका सूर्य है वो मार्च से मई के महीने तक डायरेक्टली पड़ता है, तो यहाँ पर जो गर्मी का सीजन होता है वो मार्च से लेकर के मई तक होता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मानव शरीर की जो ऊर्जा है आवश्यकताओं का लगभग यानी जो हम जितनी भी एनर्जी हम क्या करते हैं यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसका जो 70% जो पार्ट है वो किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स हमारे साथ, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो हम डेली लाइफ में एनर्जी यूज करते हैं उसका 70% जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट से हमको प्राप्त करना चाहिए एक बैलेंस डाइट के लिए, और जो बचा 30% हिस्सा है ये हमें फैट से प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस्ट्रिक डाइजेशन यानी जो गैस्ट्रिक का पाचन होता है, ठीक है, ये किसके माध्यम से होता है। तो आपको ये जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है, HCl जिसको कहा जाता है, आमाशय में बनता है, तो ये एक एसिड होता है, तो एसिडिक मीडियम होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11, RH फैक्टर का जो नाम है किसकी प्रजातियों के नाम पर रखा गया है। तो जो RH फैक्टर का नाम है, तो जो एक बंदर थे जिनका नाम था रिसस फैक्टर के नाम से, ये जो रिसस फैक्टर था इसका पहले नाम, ठीक है, इसको रिसस फैक्टर भी कहा जाता है। जो RH फैक्टर है इसको रिसस फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार एक प्रजाति थी बंदरों की, रिसस जो बंदर थे एक प्रकार के, और इनका ये भारत में पाए जाने वाले ऐसे छोटे बंदर थे जिनका जो प्रयोग अक्सर जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होती हैं लेबोरेटरी में इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। तो इन्हीं में पहली बार ये RH फैक्टर पाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो बंदर की प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, फिलहाल ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को, वाहन की गति को मापने के लिए मीटर को क्या कहा जाता है। जैसे आप अपनी बाइक में देखते होंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्पीड लिखी होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये सुई लगी होती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी गाड़ी की स्पीड को मापती है, और तो इस प्रकार का जो आपका यंत्र लगा होता है इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो यानी कि अगर आपके सामने जो मिरर है वो बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। यानी कि आभासी और सीधी, यानी वर्चुअल और इरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समतल दर्पण के सामने कैसी बनती है, आभासी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में टास्क बार होता है वो कहाँ पर रखा जाता है। जैसे मान लो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, तो ये जो MS विंडो है पूरी, या बोल सकते हैं जो विंडो 10 वगैरह का चर्चित में है, तो यहाँ पे जो टास्क बार होता है वो हमेशा जो मैनुअली, जैसे आप इसको एडजस्ट तो लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये कहाँ पर पाया जाता है, ये स्क्रीन के नीचे की ओर पाया जाता है। यहाँ पे देखा होगा आपने, इस प्रकार से आपका विंडो का सिंबल बना होता है, और जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं वहाँ पर ये पिन होते हैं। तो यहाँ पर जो टास्क बार होता है वो आपका क्या होता है, विंडो के नीचे होता है, स्क्रीन के नीचे होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है। सभी लोग जानते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, ऑप्शन ए सही है। आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को, यानी जो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है इसमें जो बीच के एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो संक्रमण तत्व होते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका 2A और 3A ग्रुप के सभी तत्व हैं, छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड है, इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा वर्ग है, 2A और 3A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे को भोजन बनाने वाले जीवों की जो श्रृंखला बनती है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फूड चेन। जैसे ये मान लो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा बकरी, ठीक है, बकरी को कौन खाएगा, बकरी को खाएगा शेर, ठीक है। अब यहाँ पर शेर जब मर जाएगा तो उसको क्या करेंगे, डिकम्पोजर होते हैं, वो क्या कर लेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो एक चेन बनती चली जा रही है ऊर्जा स्तरों की, इसको कहा जाता है फूड चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड चेन। और एक दूसरा टर्म होता है फूड वेब। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये ग्रास है, ग्रास को क्या खाती है, ग्रास को भेड़ भी खाती है, ग्रास को बकरी भी खाती है, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट, ग्रास ओफर भी ग्रास को खाता है। अब ग्रास ओफर को कोई दूसरा खाता है, भेड़ को कोई दूसरा खाता है, बकरी को कोई दूसरा खाता है, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, मेढक को सांप खाता है। तो यहाँ पर जब एक ही जो उत्पादन है उसको कई प्रकार के जीव जब खाते हैं तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस चेन नहीं बनती है, एक जाल सा बन जाता है जिसको फूड वेब कहा जाता है। तो तब वहाँ पे ऑप्शन सी सही होता। फिलहाल यहाँ पर एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए जीवों की बात हो रही है, तो फूड चेन होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस के विकास में किस संगठन से मदद मिल रही है? तो वो आपका है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशनल कल्चरल एंड एजुकेशन फंड इसका फुल फॉर्म है, और ऑप्शन नंबर इसी आधार पर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ठीक है, तड़ित चालक भी बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, हु इज़ द पॉपुलरली नॉन एज प्योरली एक्सप्रेस? प्योरली एक्सप्रेस किस जाना, ये किसका उपनाम है? ये पीटी उषा जी का उपनाम है। इनको पिवालीकुंडी एक्स थोका इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इस कारण से इनको पीटी उषा कहा जाता है, क्योंकि इनका अगर पूरा नाम समझेंगे तो वैसे किसी को पता नहीं होगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, पिलावुलकंडी। ठीक है, ये पी का फुल फॉर्म है पिलावुलकंडी, थेका पराम्बिल। ठीक है, और ऊषा ये उनका पूरा नाम था, पिलाविकुलंडी थेका प्रोबम्बलक ऊषा, इसीलिए इनको शॉर्ट में पीटी ऊषा कहा जाता है। इन्हीं को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 21, हीनयान विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ये महावस्तु इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। ये बौद्ध विचारों को प्रचार करने वाले, आपको पता होगा कि बौद्ध को 2 भागों में बांटा गया था, एक था आपका हीनयान और एक आपका था महायान। तो जो हीनयान विद्यालय थे इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था महावस्तु। महावस्तु का मतलब होता है महान कहानी, किसके बारे में? जो गौतम बुद्ध उनके बारे में महानी लिख दिया मैंने, महान कहानी। ठीक है, या महान घटना की बात कर सकते हैं। तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म था उसको जो मठ में रहते थे उनके कारण ऐतिहासिक प्रस्ताव में जो वर्णन करते थे कहानी के रूप में, उसको महावस्तु के नाम से जाना गया, और हीनयान विद्यालय इसको ज़्यादा क्या कर सकते, महत्व देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, लंदन में 7वें ईस्वी पुरस्कारों में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप पहले भारतीय थे इसलिए निशा दत्त, इनको भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये 2016 का करंट का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के राइटर कौन है? जेपी नारायण की फेमस पुस्तक है ये। नेक्स्ट 25 है, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण यानी MTCR का पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? भारत है कौन से नंबर का है? 35वां सदस्य बन गया है MTCR का। ठीक है, तो ये कब बना था? ये आपका 27 जून 2016 को बना था, 27 जून 2016 को ये बना था। कौन? आपका भारत में MTCR का पूर्ण सदस्य 35वें नंबर का था ये। ठीक है, 35 सदस्य हो चुके थे। तो इस आधार पर हमने 25 क्वेश्चन देखे, और भी हैं क्या क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन 25 नंबर और है, भारत और किसके मध्य तमिलनाडु के मछुआरों के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया गया है? तो ये भारत और श्रीलंका की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पाक जल संधि पाई जाती है, ये इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पर है पाक जल संधि। ठीक है, और इसी में जो मछुआरे हैं इनके मुद्दों को हल करने के लिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक मत्स्य पालन संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि अब SSC अपने बिल्कुल मूड में है आपको नौकरी देने के लिए। तो सीधा सीधा एक फंडा है सफल होने का, आप कहीं से भी पढ़े हों, कितना भी पढ़े हों, सब अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी पढ़ी हुई चीज़ें, सारी चीज़ें बेकार हैं। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपने जो सीखा है, कहीं से भी सीखा हो, उनको परखते रहिए, और जो जो कमी आपको लगती है उनको इम्प्रूव करते रहिए। डेफिनेटली आने वाले अगले जो 2-3 महीने हैं आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।